हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ आपको थ्रू आउट द ईयर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अब मैं बच्चों आपको सजेस्ट करूंगा कि हम यहां पर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और वही रजिस्टर आप अपने साइट पर भी मेंटेन कीजिए, जिसके अंदर कलरफुल नोट्स बनाएं। कलरफुल नोट्स का क्या फायदा है? कलरफुल नोट्स पढ़ने में आसान होते हैं। जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे चीजें तो आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? आपने अपने आसपास बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, जैसे कि आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन प्रोसेस, फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनके ऊपर ऐसा कुछ चीज होती हैं जिसकी वजह से ये एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने अपनी क्लास 9th में पढ़ा था कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब जहां पर भी केमिकल चेंजेस होते हैं, हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने की वजह से होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं, वो सब देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी के साथ इसे स्टार्ट करेंगे। यहां पर प्लेस्ड है एक बर्नर जिसमें से फायर निकल रही है। अब मैंने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया। मैग्नीशियम रिबन का मतलब कि वो मैग्नीशियम का बना होगा। अब जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो नीचे देखा गया एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस हो रहा था। और ये जो व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस हुआ, इट इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये दोनों चीजें आपको याद रखनी जरूरी हैं। जब यहां से मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया तो वो प्रोड्यूस हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक पाउडर था और व्हाइट कलर का था। अब जब इसे जलाया गया तो व्हाइट पाउडर जो प्रोड्यूस हुआ वो डेजलिंग फ्लेम्स के साथ प्रोड्यूस हुआ। अब अब मैग्नीशियम रिबन व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हुआ एक केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए कि कैसे उसको दिखाना है, अगर मैं आपको बोल दूं कि मैग्नीशियम बर्न हुआ, मैग्नीशियम पाउडर बना, तो मुझे आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है ऑन पेपर वो बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम बोल नहीं सकते हैं एग्जाम में हमें लिखकर दिखाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। अब केमिकल इक्वेशंस पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस हम किसकी लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस की। अब केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो चार कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो क्या कंडीशंस हैं? चार, चलिए देखते हैं। वी कैन से that any of the given observation can help us to determine whether
A chemical reaction has taken place। तो कौन सी वो चार कंडीशंस हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एलिमेंट की 3 स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। इन तीनों स्टेट में से मान लीजिए अगर एक सब्सटेंस पहले सॉलिड में था और अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नंबर 2, चेंज इन कलर। जैसा कि हमने देखा मैग्नीशियम रिबन जो पर्पल कलर का होता है वो व्हाइट रिबन, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो कलर का चेंज आया। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नंबर 3, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था तो ब्रिस्क एफरवेंसिव मतलब गैसेस प्रोड्यूस हुई थी। अब गैसेस के प्रोडक्शन जब होता है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज को भी हम केमिकल रिएक्शन से बता सकते हैं। अगर किसी चीज में टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे बोल सकते हैं, पर अगर मुझे उसे पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। हेडिंग डालिए बच्चों, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नई चीज दे रहे हैं। और जो भी केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अगर मुझे एक केमिकल इक्वेशन बतानी है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स। अब जैसा कि हमने पिछला एक एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम रिबन वाला, तो उसी को केमिकली दिखाते हैं। केमिकल इक्वेशन के थ्रू मैं कैसे दिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले जरूरत है इसे समझने की। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखने हैं रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सारे के सारे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। अब जितने सारे हैं, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है, 2-3 है, तो उनके बीच में प्लस प्लस लगाकर हम लिखेंगे। अभी हम एग्जांपल जब देखेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एरो दिखाता है कि रिएक्टेंट्स में जो था वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अब प्रोडक्ट बन गया है। अब मान लीजिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट भी, अगर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम सारे के सारे राइट हैंड साइड पर लिख देंगे। तो चलिए आप एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें चीजें और क्लियर होंगी। जैसे कि हमने लिया था मैग्नीशियम और जब उसको हीट किया गया था तो वो प्रोड्यूस कर रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हीटिंग की होती है तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो यहां पर रिएक्टेंट हो गए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। अब रिएक्ट करके ये बना क्या, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कहलाता है प्रोडक्ट। अब
हमें समझना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये तो एक छोटा रिएक्शन है, अब हमें आगे ऐसे ऐसे रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसके अंदर 5 प्रोडक्ट होंगे, 5 रिएक्टेंट्स होंगे, ये सब हमें पढ़ना है। तो उस केस में मैं पांचों के नाम बोलूं कि ये इससे रिएक्ट करता है, ये उससे रिएक्ट करता है, तो इससे अच्छा है हम इसको इक्वेशन से दिखा देंगे। तो चलिए लिखते हैं क्यों जरूरत पड़ी केमिकल इक्वेशंस की। द डिस्क्रिप्शन of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form अब शॉर्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इस चीज को बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। क्यों वर्ड इक्वेशन बोला जाता है? क्योंकि हमने जो भी एलिमेंट्स या फिर जो भी कंपाउंड्स हमने यूज किए हैं उनको हमने वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। दैट इज वर्ड इक्वेशन। अब आपका यहां पे एक सवाल होगा कि सर जब हम इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं तो क्यों ना इसको ऐसे ही बोल दें, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो वो भी इतना ही वो मतलब लेंथ ले रहा है जितना इसमें ले रहा है, इसमें लिखने में हमें मेहनत लग रही है। तो बच्चों साइंटिस्टों ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला। अब वर्ड इक्वेशन की जगह साइंटिस्ट ने हर एलिमेंट का सिंबल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैग्नीशियम, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया था उसमें लिखा था, तो मैग्नीशियम की जगह लिखा गया, मैग्नीशियम की जगह Mg, जो कि सिंबल होता है मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है O2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन सिंगल नहीं होता है, O2 मतलब दो एटम ऑफ ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं एनवायरमेंट में। तो Mg प्लस O2 ऑक्सीजन इज MgO। तो देखिए अब बच्चों इतनी मेहनत ना करने की बजाय हमने कितने शॉर्ट में लिख दिया। जहां पर Mg मैग्नीशियम दिखा रहा है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन दिखा रहा है और MgO दिखा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन। इसको बोलेंगे हम स्केलेटल इक्वेशन। अब यहां पर आपका एक और सवाल आता होगा, सर हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ ली, स्केलेटल इक्वेशन पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं फिर? तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्यों इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं? तो जरा देखिए, यहां पर मैग्नीशियम एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, यहां पर मैग्नीशियम एक एटम, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम प्रेजेंट है। तो भाई जो यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम थे वहां से एक एटम कहां चला गया? क्या आप 9th क्लास में आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पर तो मास डिस्ट्रॉय होता हुआ हमें दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन लिख दूं जिसके अंदर ऑक्सीजन जितना यहां प्रेजेंट है उतना ही वहां प्रेजेंट हो, उसको मैं बोलूंगा केमिकल इक्वेशन। तो चलिए बात करते हैं अब बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग मतलब क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन दो है, यहां पर एक है, यहां पर ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन का मास है कम,
तो ऑक्सीजन का मास यहां पे कैसे बढ़ाएं और कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे? हमें पता था, तो चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? वी नो mass can neither be created nor be destroyed. So the mass of reactants should be equal to the mass of product। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट should be equal to number of atoms in product। तो जैसा कि हमने बात की थी अपनी पिछली इक्वेशन की, जो कि थी MgO2, तो चलिए देखते हैं MgO2 इज इक्वल टू MgO, जो कि एक स्केलेटल इक्वेशन थी, उसको केमिकली कैसे कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन बोलती थी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्योंकि ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, तो कब बोलेंगे हम इसे केमिकल इक्वेशन? अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां पर है 1 एटम, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि दोनों जगह मुझे जो एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो बराबर दिखने लग जाए। तो देखिए अब इस बात को, अब क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो क्या मैं इस कंपाउंड के आगे 2 लिख दूं? तो देखिए Mg प्लस O2, यहां पर मैंने लिख दिया 2MgO। अब 2MgO का मतलब क्या है? 2MgO का मतलब है MgO 2 बार, तो 2 बार जब MgO आएगा तो 2 ही मैग्नीशियम हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए। अब यहां से ऑक्सीजन यहां पर भी 2 है, अब यहां पर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर सर यहां तो एक दिक्कत हो गई, यहां पर था मैग्नीशियम 1, यहां पर मैग्नीशियम हो गया अब 2। अब क्या करूं? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पर 2 मैग्नीशियम थे, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि मैग्नीशियम मुझे यहां पे फिर से 2 दिखने लगे, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो जरा आप देखिए, अब यहां पर 2 मैग्नीशियम, यहां पर 2 ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट बना वहां पर भी 2 मैग्नीशियम होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो जरा देखते हैं क्या वहां पर ऐसा है। MgO पर उसके आगे लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या है? 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन अब प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो ये इक्वेशन हो गई एक बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके हम फर्दर एग्जांपल्स और लेंगे। अब दूसरी बात, अगर एक इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हम उसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर मान लीजिए इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो यहां पर MgO इज इक्वल टू MgO जो दिखा रही है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जहां पर हम सीखेंगे एक केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो जो एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है
एग्जाम्पल, मैं एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखूंगा और उसके बाद स्टेप्स के थ्रू आपको उसे बैलेंस करके दिखाऊंगा। पहले हम वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वर्ड इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सर ये देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो इसको अब हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करेंगे। जिंक के लिए जो सिंबल होता है वो होता है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट H2SO4। जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं जिंक सल्फेट, तो मतलब ZnSO4 प्लस H2। तो बच्चों मुझे आप बताइए, आप क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? पहले अब हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे। मैंने सबसे पहले लिखा एलिमेंट्स। एलिमेंट हमारे कौन, पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स कौन से हैं। Zn है हमारा एक एलिमेंट, हाइड्रोजन है हमारा एक एलिमेंट, सल्फर है हमारा एक एलिमेंट और ऑक्सीजन है हमारा एक एलिमेंट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स में कितने कितने एटम्स इन एलिमेंट्स के प्रेजेंट थे। तो एटम्स इन रिएक्टेंट, तो देखो बच्चों Zn के रिएक्टेंट में कितने एटम्स थे, आप मुझे काउंट करके बताइए। यहां पर तो एक ही एटम दिख रहा है, तो Zn का एक एटम। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? H2 मतलब दो एटम, तो हाइड्रोजन के दो एटम है। सल्फर एक एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। अब हमें पढ़ने हैं एटम्स इन प्रोडक्ट। कितने एटम दिख रहे हैं Zn के? सर यहां एक ही दिख रहा है, तो एक एटम ऑफ Zn। सल्फर के फिर एक एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन के दो एटम दिख रहे हैं और ऑक्सीजन के 4 दिख रहे हैं। तो सर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम्स इन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस बात को अब हम लिख लेते हैं। above mentioned equation is a balanced chemical equation। ठीक है बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में अपने पहले वर्ड इक्वेशन लिखी और फिर केमिकल इक्वेशन लिखी, तो अब हम डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल इक्वेशन जो हमें पढ़नी है या केमिकल रिएक्शन वो है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सर यहां तो मुझे लग नहीं रहा कि ये केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बच्चों सबसे पहले हम टेबल के थ्रू देखेंगे क्या ये बैलेंस्ड है। तो चलिए फिर से टेबल बनाते हैं। एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं? सर आयरन है, आयरन के लिए जो सिंबल होता है वो Fe होता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस यही 3 एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। एटम्स इन रिएक्टेंट भी देख लेते हैं अब। तो बच्चों कितने आपको एटम्स दिख रहे हैं Fe के रिएक्टेंट में? बस एक। हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं? 2। ऑक्सीजन का 1। एटम्स इन प्रोडक्ट कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, क्योंकि ये 3 है तो 3 एटम्स। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम।
तो क्या बच्चों आपको दिख रहा है, यहां Fe1, यहां Fe3, यहां ऑक्सीजन 1, यहां ऑक्सीजन 4। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? जी नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इस बात पे लिखेंगे सो above equation is unbalanced। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, चलिए अब हम वो देखते हैं। तो हेडिंग डालिए स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। स्टेप नंबर 1। तो बच्चों क्योंकि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, मैं इसी को बैलेंस करूंगा। जो भी आपका रिएक्शन दे रखा है, जो ऊपर वाला रिएक्शन था FeH2O Fe3O4 प्लस H2, सबसे पहला काम क्या है, आप हर कंपाउंड को एक स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो Fe को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, H2O को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, Fe3O4 को ऐसे रिप्रेजेंट करा, H2 को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों। अब स्टेप 2, आप टेबल बनाइए कि चेक करने के लिए क्या ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। तो स्टेप 2 आपको टेबल बनाना है। तो टेबल कैसा होगा, जैसे हम हमने ऊपर बनाया ही था, एलिमेंट्स, एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम्स इन प्रोडक्ट। तो बच्चों ऊपर से मैं फटाफट टेबल बना रहा हूं। तो Fe था हमारा, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ऊपर 1 2 1 3 2 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब स्टेप 3, क्या है स्टेप 3, पहले लिख लेते हैं उसके बाद इसे समझेंगे। स्टार्ट बैलेंसिंग with the compound that contains the maximum number of atoms it may be a reactant or a product select the elements which has the maximum number of atoms। क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चों, जो हमारा केमिकली अनबैलेंस्ड इक्वेशन था उसके अंदर से आप वो वाला कंपाउंड सेलेक्ट कीजिए जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। अब वो कंपाउंड जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे हो, जहां पर भी रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड पे
आपको वो कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। अगर मैं बात करूं अपने एग्जांपल की, तो यहां पे था FeH2O। Fe के अंदर कितने एटम्स हैं? एक एटम। H2O के अंदर कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स। Fe3O4 के अंदर कितने एटम्स हैं? सर यहां पे 7 एटम्स प्रेजेंट हैं, 3 Fe के, 4 ऑक्सीजन के, H2 में 2 एटम्स। तो मुझे बताइए कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं? तो वो है Fe3O4। तो Fe3O4 से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अब Fe3O4 में भी उस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए जो उस कंपाउंड में जिसके सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। Fe3O4 के अंदर Fe के हैं 3 एटम्स, ऑक्सीजन के हैं 4 एटम्स। तो कौन सा कंपाउंड हम सिलेक्ट करेंगे? कौन सा एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे? हम करेंगे ऑक्सीजन को सिलेक्ट। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन का। तो स्टेप 4, अब बच्चों हमारा जो रिएक्शन था वो था ऐसा, FeH2O बना रहा था Fe3O4 प्लस H2। ये तो था हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग करनी स्टार्ट करते हैं। बैलेंस करना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन यहां पे है कितने? 4 एटम्स। यहां पर है कितने? 1 एटम। तो अगर मैं यहां पर 4 लिख दूं, क्या ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? बिल्कुल हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन हो गया है बैलेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए स्टेप 5। स्टेप 5 में आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। बचे कौन से हुए हैं बैलेंसिंग के लिए? Fe बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो बच्चों इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो। तो चलिए हम हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहां पे है कितने? अब पहली बात, 4H2O का मतलब क्या है? अगर मैं यहां एक रफ नोट बनाऊं, 4H2O का मतलब है 4 H2O प्रेजेंट है। 4 H2O प्रेजेंट है। एक H2O में होते हैं 2 हाइड्रोजन। 4 H2O में कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन। 2 × 4 8। तो यहां पर 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर तो सर 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या मुझे करना पड़ेगा? तो इस बॉक्स के बाहर मुझे ऐसे ऐसे, अगर मुझे 8 हाइड्रोजन इस तरफ चाहिए तो मुझे कितने ऐसे बॉक्सेस चाहिए होंगे? मुझे 4 ऐसे बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में 4। तो Fe प्लस 4 H2O gives Fe3O4 प्लस 4 H2। ये हो गया हमारा H2 भी बैलेंस। हमारे यहां पर थे 8 हाइड्रोजन, अब यहां पर भी है 8 हाइड्रोजन। अब बचा कौन सा? बचा हमारा Fe। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ आयरन। यहां पर है आयरन 1, यहां पर है आयरन 3। तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर ज्यादा है, मुझे यहां पे क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पर 1 है, चाहिए मुझे 3, तो मैं इसके आगे 3 लिख दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 6, Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसी के साथ हमें जो इक्वेशन अब मिली वो मिली 3Fe प्लस 4H2O
gives Fe3O4 प्लस 4H2। क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है? तो चलिए चेक करते हैं। यहां पर है 3 Fe, यहां पर भी 3 Fe, यहां पर है 8 हाइड्रोजन, यहां पर भी 8 हाइड्रोजन, यहां पर है 4 ऑक्सीजन, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन। सो यस, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो इट इज अ केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अभी बच्चों खत्म नहीं हुआ है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द स्टेट्स, कि किस स्टेट में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट था। हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के लिए हम स्मॉल s को से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड के लिए हम स्मॉल l से, और गैस के लिए स्मॉल g से। कहीं कहीं आपको AQ लिखा हुआ दिखेगा। AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ मतलब एक्वस। एक्वस मतलब किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन इन वाटर को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम ये बात लिख लेते हैं। स्टेप 7 जो था हमारा, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो स्टेट्स हमारी होती हैं सॉलिड। सॉलिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s। लिक्विड, लिक्विड को स्मॉल l। गैस स्मॉल g, और एक्वस इसको AQ से लिख लीजिए बच्चों। एक्वस क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट is present as a solution of water। तो बच्चों चलो, अब जो हमने रिएक्शन पढ़ा था उसके फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। हमने जो रिएक्शन पढ़ा था वो था बैलेंस्ड वाला, 3Fe प्लस 4H2O is gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम बात करेंगे स्टेट्स की। तो Fe जो होता है वो सॉलिड होता है, तो स्मॉल s लिखा इसके आगे। H2O इस रिएक्शन में गैसियस होता है। मतलब गैस का मतलब क्या हुआ, गैस का मतलब हुआ हमारा जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस, टू लिक्विड जो नॉर्मल पानी होता है, तीसरा गैस जो स्टीम की फॉर्म में, इवेपोरेटेड वाटर। तो स्टीम की फॉर्म में जब हमें वाटर चाहिए होता है तो हम मेंशन करते हैं गैस। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो होते हैं सॉलिड और गैस। अब जरा हम इस रिएक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। पहले बात तो, अगर गैसेस है, गैस की फॉर्म में वाटर है, तो वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो ये बात आप लिख लीजिए, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब दूसरी बात, क्योंकि 4H2 मिला, और वो भी कैसे मिला, गैसियस फॉर्म में मिला, मतलब हाइड्रोजन गैस मिली, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो गैस होगी वो तो निकल जाएगी ना बाहर। तो गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, एंड विच गैस इज बी रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मतलब when the Fe, that is iron, reacts with steam produces Fe3O4 plus हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
ये एरो जो होता है, अब रिएक्शंस, कोई कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनकी पर्टिकुलर डिमांड्स होती हैं कि अगर ये सब प्रेजेंट होगा भाई तभी ये रिएक्शन होंगे। अब वो डिमांड्स कैसी हो सकती हैं कि किसी कोई रिएक्शन 440 केल्विन पे ही होगा। केल्विन जो होती है एक यूनिट है टेम्परेचर की, जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है, तो केल्विन भी एक तरह का यूनिट है। तो अगर किसी ने बोला या फिर कोई रिएक्शन जो है वो है 440 केल्विन पे ही होगा, उसके ना 441 पे होगा ना 439 केल्विन पे होगा, तो ये बात हम मेंशन करनी पड़ेगी ना हमें रिएक्शन में या इक्वेशन में। तो ये एडिशनल फैक्टर्स हम कहां मेंशन करते हैं? अपने एरो के ऊपर। तो जरा हम बात कर लेते हैं, अब जरा लिख लीजिए आप ये बात। If we have to mention some of reaction conditions such as, वो रिएक्शन कंडीशंस कुछ भी हो सकती है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टेम्परेचर का, ऐसे एग्जांपल प्रेशर का भी तो हो सकता है, या फिर कोई रिएक्ट बोल दे कि भाई ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो इसके लिए आप ऐसा कुछ डाल दीजिए जो रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो उन रिएक्शन के केसेस में हमें कैटलिस्ट भी तो मेंशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी हम इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको मैं लिखवाऊंगा ये चीज। तो नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 कैटलिस्ट। और ऐसे किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड हो या फिर कोई भी कंडीशन चाहिए हो रिएक्शन होने के लिए, हम वो एरो के ऊपर लिखेंगे। तो चलिए इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चों जो भी मैं केमिकल रिएक्शंस आपके साथ मेंटेन कर रहा हूं अपने रजिस्टर में, आपको वो सारे याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आएंगे वो केमिकल रिएक्शंस के बीच में से भी आएंगे, तो आपको सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस याद होने चाहिए। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये जो रिएक्शन होता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तो CH3OH लिक्विड फॉर्म होता है, गैसेस से लिक्विड फॉर्म हुआ जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन हुआ। तो ये एक कंडीशन थी रिएक्शन के होने की, तो ये मैंने कहां मेंशन की? एरो के ऊपर मेंशन की। एक और एग्जांपल देखते हैं। 6CO2 एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन विद वाटर, प्लस 12H2O लिक्विड। ये 6 और 12 क्यों लिखा गया है बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें 6 और 12 की जरूरत पड़ी। सनलाइट और क्लोरोफिल, क्वेश्चन उठता है यहां पे, क्या ये रिएक्शन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? क्या ये आपको फोटोसिंथेसिस की याद नहीं दिलाता? तो हाँ, ये फोटोसिंथेसिस का ही रिएक्शन है। क्या प्रोड्यूस होता था वहां पे? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता था। तो यहां पर भी C16H12O6 एक्वस, जो जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, यही है आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है राइट द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब हमने बात की थी कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो बच्चों लिख लीजिए, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which alter
द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैटलिस्ट जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है बहुत स्लोली हो रहा है, तो कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो उसकी प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शन तेज होने लग जाए, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। जैसे निकल होता है हमारे काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट। तो बच्चों कैटलिस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, जो एक रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करे और एक जो स्लो करे। तो दोनों आपको याद होने चाहिए कि कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, विच इंक्रीजेस द स्पीड, विच डिक्रीजेस द स्पीड। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अल्टर करें। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, अगर हमारे सामने रिएक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो चुका है? तो उसके लिए हमें कुछ कुछ उसके अंदर चेंजेस दिखेंगे, और वो चेंजेस क्या है अब हम वो लिखेंगे। तो लिखिए बच्चों, चेंजेस यूज्ड टू डिटरमाइन, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन। डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो नंबर 1 चेंज इन स्टेट, नंबर 2 change in color, number 3 evolution of gas, number 4 change in temperature, किसी भी तरीके का ऐसा चेंज आ जाए तो ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, सॉलिड से गैस बन जाए, किसी भी तरीके से स्टेट चेंज हो तो वो केमिकल रिएक्शन को बताता है। कलर, जैसे कि कोई सब्सटेंस ब्राउन कलर का है, केमिकल रिएक्शन के बाद वो व्हाइट कलर का हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस पहले प्रेजेंट था अब वो नहीं है हमारा प्रोडक्ट, अब दूसरा प्रोडक्ट बन चुका है जिसका कलर व्हाइट है। तीसरा एवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने अभी पीछे एग्जांपल्स देखे हैं जिसके अंदर गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे हमारे अभी लास्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, कुछ टेम्परेचर जो रिएक्शंस होते हैं वो अपने जब रिएक्शन होता है तो उनमें से हीट इवॉल्व होती है और कुछ हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं। ये सब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, एंडो एक्सो, सारे रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। टिल टाइम आप अपने नोट्स यहां तक रिवाइज कीजिए। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ आ रहा हो हमसे चैट बॉक्स में पूछिए, आपका जवाब, आपको सब क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।